इन्होंने अपनी लाइफ में लाइमलाइट ग्लैमर को छोड़ के एक पर्पस की ज़िंदगी जीना पसंद किया। शी वॉज क्राउन मिस इंडिया। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तब तो पता लगता है, पर जब कुछ बुरा करते हो तो ज़्यादा पता लगता है। मिस इंडिया, यू थिंक दैट क्राउन और दैट जर्नी प्रिपेयर्ड यू फॉर लीडरशिप? मैं गांव विजिट करती थी, रेप विक्टिम्स को देखती थी। 9 साल की बच्ची जिसका रेप उसके मामा ने किया है, उसको नेकेड देखना, उसे बचाना। आप एक टैग ले लेते हो, आप एक प्रोडक्ट बन जाते हो, फिर सारी कंपनीज, चाहे गवर्नमेंट चाहे कोई भी, आपको बुलाते हैं। She took a big cause called बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ with Government of India. ऐसा होता है कि एक औरत को एक प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लोगों ने मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, उन बच्चों ने, कि हम शायद इसको पूरा ही बॉयकॉट कर देंगे अगर इसने पेपर दे दिया। Now tell me about your current project, Integrated Learning Circle. तो डिग्री की वैल्यू सही में खत्म हो गई है? आज की जो जनरेशन है वो काम करना चाहती है, शायद उन्हें वो करेक्ट पाथ नहीं मिल रहा है। घर से आपने बाहर कदम रखा तो आप सॉफ्ट नहीं हो सकते, लोग आपको कच्चा चबा के खा जाएंगे। वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपनी लाइफ में लाइमलाइट ग्लैमर को छोड़ के एक पर्पस की ज़िंदगी जीना पसंद किया। शी वॉज क्राउन मिस इंडिया इन 2017 एंड दैट टाइम शी वॉज barely 19। अब बहुत बड़ा सक्सेस होता है, बहुत ग्लैमर होता है, बट इन्होंने उसके बाद क्या किया? शी टुक अ बिग कॉज कॉल्ड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and I think she lost her heart to that, and she left the line of glamour and she's been contributing to social causes. Right now she's doing a startup which is called Integrated Learning Circle. Now Integrated Learning Circle क्या करता है? Skill based learning को बढ़ावा देता है, and they want that to be affiliated with our regular education system, and with that they want to impact millions of lives in the country. So we are very happy to have Shreya Chopra with us. So welcome, Shreya. Hi sir, thank you so much for calling me. Yeah, Shreya, tell me one thing. How did Miss India happen? वो कैसे हुआ? Oh God, a long story but a inspiring one. Yeah. So मैं almost अपना college start कर चुकी थी and I was always this chubby cute तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को स्कूल में बुली बहुत किया जाता था, बट हाँ आई थिंक पेरेंट्स चाहते थे कि थोड़ा सा बाकी लड़कियों की थोड़ा अदाएं सीखो, थोड़ा डेक्ड अप अ लिटिल, और कॉलेज स्टार्ट हो ही चुका था। सो आई थॉट कि ठीक है कुछ कर लेते हैं, बट आई वाज माय फर्स्ट एंड माय दैट माय लव वाज फूड। मुझे खाना बहुत पसंद था, तो शायद वही रीजन था जिसकी वजह से You were chubby. या मॉम डैड ने मुझे बिना बताए मिस इंडिया के फॉर्म के लिए फॉर्म भरा। बट कहते ना कि वो किस्मत में जो लिखा होता है वैसा हो ही जाता है। मुझे पता था कि मैं जीतने तो नहीं वाली हूँ, बिकॉज एक चबी लड़की को कभी मिस इंडिया बनते हुए किसी ने देखा नहीं है, राइट? सो इट जस्ट हैपेंड। गई काफी 2-4 महीने थे, मैंने स्टार्ट किया अपना। 2 या 4? 4। मैं जानना चाहूंगा ना, चबी से 4-5 महीने थे, सॉरी। 4 months आई वुड से, क्योंकि 5th month was नवंबर, एंड नवंबर में हमारा मिस इंडिया था। बट आई थॉट कि सिर्फ 1 या 2 महीने में आई विल बी आउट। बट धीरे धीरे वो पैशन डेवलप हुआ। आई डिड माई डाइटिंग, जिम स्टार्ट किया, सब कुछ स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे पता लगा कि यार इतनी मोटी लड़की फिट नहीं होती है यहाँ पे। डाइटिंग के साथ आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट यू कॉल कीटो डाइट्स, में कुछ ऐसा खा लो वैसा खा लो। तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली फाइनलिस्ट में आई। 5000 स्टूडेंट्स कह रही हूँ, सॉरी, पार्टिसिपेंट्स, या 5000 लोग थे, मिसेस दोनों थे। एंड देन उसके बाद 500, देन 100, एंड देन 50, टॉप 15, एंड देन टॉप 3। सो मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, बट इंटरेस्टिंग भी था। सो या दिस इज हाउ इट केम अप। बट बीच में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। आई वेंट थ्रू एन ऑपरेशन, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था 15 days prior to the competition, because I remember it was a normal small corn जो हमारे पैर में हो ही जाता है।
हील्स पहनने की इतनी आदत नहीं है, बट आप हील्स पहन के पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि इट कैन बी लिटिल कैंसेरियस, तो आपको उसको पूरा कट डाउन करना पड़ेगा। अभी कैंसर वर्ड सुन के माँ बाप तो डर ही जाते हैं, जबकि कुछ ऐसा था नहीं, इट वाज जस्ट नॉर्मल नॉट दैट हैपेंड। तो 15 डेज का उन्होंने बेड रेस्ट बोल दिया, एंड विद इन दोज 15 डेज वी हैड टू गो टू बैंकॉक फॉर द प्रैक्टिस। हुआ 15 डेज कंप्लीट हुए, किसी तरीके से मैंने सोचा कि बैकआउट करना है, नहीं करना। आफ्टर 5 डेज आई केम बैक टू द ट्रैक। मैंने कहा नहीं, अब बैकआउट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। जिम ट्रेनर घर ही आते थे, उनकी वाइफ साथ में आती थी, घर पे आधा जिम किया। जिम में आप ऑपरेशन वाला पैर लेके नहीं जा सकते हो। मॉम ने बहुत हेल्प करी। समहाउ काफी स्ट्रगल्स थी, बट आई कुड विन द क्राउन। आई थिंक पैशन उस टाइम पे जग गया था कि हाँ कुछ करना है। So what was your parents' kick to sign up this form for you? उनको ऐसा क्या था? आई फील उनको ये लग रहा था कि मैं बहुत कम बात करती थी लोगों से, क्योंकि शायद मे बी जो मेरा स्कूल एनवायरनमेंट था, दो माई फादर एंड माई मदर दे वर एसोसिएटेड टू द स्कूल वेयर आई वॉज स्टडिंग, इन अ वे दे वर वर्किंग देयर आई वुड से, बट मैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट थी। जैसे मैं अपने आप में थोड़ा बंद रहती थी, आई वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद पीपल, बट समहाउ वो जो बुलिंग नेचर था, आई स्टिल रिमेंबर। मैं अभी तक अपने स्कूल के बच्चों के साथ, माई क्लासमेट्स और माई एक्स क्लासमेट्स, मैं उनसे नहीं बात करती हूँ, बिकॉज मिस इंडिया बनने के बाद उनको याद आया, ओ शी इज द वन इंस्टाग्राम पे देख के, तो वो भूल गए ना, मतलब मैं शी वाज द वन जिसे हम बोलते थे, चिढ़ाते थे, या यू नो नर्ड सी थी। तो वो नर्ड बच्चे से कोई नहीं मिलना चाहता, उनके साथ नहीं बैठना चाहते। उन्हें लगता है कि इट्स बेटर कि आप एक ऐसे बच्चे के साथ रहो जो थोड़ा फैशन में बिलीव कर रहा है, या यू नो थोड़ा दिखने में सुंदर है। गर्ल्स बॉयज का एक यही माइंडसेट तब रहता है। सो दे वर ब्रैट्स, आई वाज नर्ड, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट थिंग क्लोज रहती थी, और पेरेंट्स को लगा कि शायद एक पुश मिलेगा, शायद एक अच्छा एक पुश, ये तो सीधा बड़ा पुश था। हाँ, बट आई थिंक ये एक ही पुश था, इतना बड़ा पुश नहीं था। वाई? बिकॉज बाद में पता चला मिस इंडिया बनने के बाद कि मैं फेमिना से नहीं बनी हूँ, मैं ग्लैमॉन से बनी हूँ। ओके। तो मतलब ये था कि वो बिस्किट होता है, हर अलग अलग कंपनी का बिस्किट होता है, तो ये अलग कंपनी थी। धीरे धीरे पता चला कि लोगों ने बोलना शुरू करा, अरे फेमिना की मिस इंडिया 2017 की तो मानुषी चिल्लर थी। तब लगा यार हाँ, अब पर गूगल पे मेरा नाम भी आ रहा था, सर्च कर रहे थे तो लोग, मुझे भी पता चल रहा था। एंड देन पता चला कि 2017 में यामाहा नाम की एक कंपनी से उर्वशी रौटेला भी बनी। तो उस टाइम पे क्या था, हम लोग एंड आई सॉ दिस, हाँ ये लड़की तो मैंने देखी थी, मतलब हमारे साथ ही प्रैक्टिसिंग जब, तो 15 डेज का एक सेशन रहता है, वहां पे जितने कंपनीज की जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, सब तो एज अ स्टूडेंट सारे वहां पर ट्रेन होते हैं। दे ट्रेन यू हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। वहाँ पे लोग आपको मतलब यू नो दे गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो, कि इन 15 क्वेश्चंस में से वी माइट आस्क यू सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो ठीक है, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं टैलेंट राउंड के लिए, ईदर यू वांट टू डांस और यू वांट टू सिंग, कोई एक टैलेंट आप में है तो आप वो कर सकते हो। सो वो सब चीजें थी। सब मुझे याद है, यस यस आई सॉ दिस गर्ल देयर, आई सॉ उर्वशी देयर, आई सॉ मानुषी देयर। बट वही है कि सब अलग अलग अपने कंपनी से थे। तब मुझे पता चला कि आई फील फेमिना से शायद मैं करती तो एक डिफरेंट लाइमलाइट मिलती, बट ग्लैमॉन की लाइमलाइट थी ही नहीं। आई वॉज द फर्स्ट वन जो ग्लैमॉन से निकला था। उसके बाद बहुत सारी ग्लैमॉन की मिस इंडियाज आई, बट ठीक है, दैट वाज नॉट टू दैट लेवल ऑफ But फेमिना। what changed for you immediately? Like, what was the biggest change you experienced I after feel the after being? passion. I didn't have the passion to go forward. No, no. Maybe. In the sense, not going forward. At that Mm. time, what changed for you? Suddenly, this chubby girl, nobody wants to talk Okay, about, so and suddenly you were crowned Miss India. चाहे ग्लैमर था या फेमिना था, मिस इंडिया तो हो गए। तो क्या चेंज हुआ एकदम से? आई फील वो इमीडिएटली वो जो स्टेज के ऊपर चेंज आया ना, सब लोग ना वो, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ एंड वी वर सपोज टू बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज विद दैट पर्टिकुलर, ऐसे हाथ करके। तो एकदम से जब बोला माय नंबर वाज 6, सो ओके एनी गेसेस हूज गोइंग टू बी द विनर। तो वहां पे, और वो लाइव चल रहा था, रात के 1 बज चुके थे, माय नाना नानी एवरीबडी वाज वाचिंग ऑन द टेलीविजन।
सो मॉम ऐसे बैठी हुई नीचे सब, और मैं ना आई कुड जस्ट मतलब आई बॉल से हम बस ऐसे ऐसे करके देख सकते थे कि अच्छा मम्मा है, सब है, बिकॉज वी वर इंस्ट्रक्टेड आपको सीधा सीधा ही ही देखना है, और वो सीधा आपको नहीं दिखता कुछ, बिकॉज लाइट इतनी Light तेज होती है। होती है, आपको नहीं पता चलता कि कौन सा जज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. सो वी वर स्टैंडिंग ऐसे एकदम, जब बोला ओके द मिस इंडिया इज, एंड जैसे उन्होंने श्रेया चोपड़ा बोला, उस टाइम के लिए आई वाज स्टैंडिंग, मैं तब भी खड़ी थी, क्योंकि अपने दिमाग से आई एम स्टिल दैट चब्बी लिटिल गर्ल. और कि मैं कैसे हूँ। हाँ मतलब फिर थोड़ी देर के लिए लगा, एंड माय डैड वाज लाइक, वो उठ गए तो, क्योंकि वो सबसे आगे बैठे थे अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, तो ही वाज लाइक कि ऐसे इशारा किया उन्होंने, एंड देन आई वाज लाइक श्रेया कम, उन्होंने ऐसा बोला. और तब मैं जब स्टेज पे गई, आफ्टर 1 hour ऑफ दोज कैमराज एंड एवरीथिंग, देन आई मेट माय पेरेंट्स. मतलब 1 घंटे तक आपको कैमरा घेर के रखता है, 1 घंटे तक वो आपसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, तब कुछ समझ नहीं आता क्या बोलना है. हाउ आर यू फीलिंग? नाइस, आई फील गुड, यही बोल सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे एकदम वो आपको कुछ चीज क्लिक नहीं करती. बट चेंज तो ऐसा था कि हाँ डेफिनेटली बहुत लोगों ने देखना स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने जानना स्टार्ट किया. आपकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ में कन्वर्ट हो गई. आप कहीं जा रहे हो तो लोगों को पता लग रहा है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तब तो पता लगता है, पर जब कुछ बुरा करते हो तो ज्यादा पता लगता है. सो आई फील कि पॉजिटिव्स के साथ बहुत सारे नेगेटिव्स अटैच होके आते हैं. और सबसे बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक मेरे लिए ये था कि मैं सिर्फ 19 साल की थी, और मेरी एजुकेशन बिल्कुल जीरो थी उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज तो अभी स्टार्ट ही किया था ना. पतले होने के आड़ में तुमने मुझे मिस इंडिया में भर्ती कर दिया भाई, ऐसा था. So I went there. It was good experience. The limelight was good. Everybody was asking me for autographs, for photographs. But कहाँ मेरा एजुकेशन कहाँ जा रहा था. So I was very close to my नानी. ऐसे ही हम लोग बॉम्बे पहुंच चुके थे उस टाइम पे, काफ़ी स्टार्स से मिले तो अच्छा भी लगा. बट रोज रात ना पार्टीज हो रही है, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा. यू हैव Because टू of the contract. या यू हैव टू गो, क्योंकि साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, अगली मिस इंडिया जब तक नहीं बनती आपको जाना है. फिर पार्टीज में जाओगे तो दे विल ऑफर यू ड्रिंक आप, और मना कर दोगे अच्छा नहीं लगता. फिर एक बार तो बेइज्जती हो गई कि यार प्रोड्यूसर ने बोला ऐसे ना ड्रिंक के लिए मना नहीं करते. मैं कहा जब मैं पीती नहीं तो कैसे मना नहीं करते. और मेरे फादर साथ में, बिकॉज आई यूज टू टेक माई फादर एवरीवेयर, आई यूज टू टेक माई होल फैमिली विद मी एवरीवेयर. तो पापा साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पेरेंट्स को मेरे को 2 पार्टी के बाद बोला गया पेरेंट्स साथ नहीं जाएंगे. तीसरी पार्टी आई बैक्ड आउट. मैंने कहा मैं नहीं जा सकती. आप किसी क्लब की ओपनिंग के लिए कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो, गुड टू गो. किसी मतलब मेरे हिसाब से क्या था, आप मिस इंडिया बनती है, सोशल वर्किंग करती है, सब मतलब लोगों की मदद करती है, एक थोड़ा सा वो भी रहता है. देन आई गॉट ऑफर्स इनटू, मेरे को अच्छे रिप्यूटेड सिंगर्स, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ का ऑफर आता है. बट एक ऐसा सीन है जहाँ यू आर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, आपके साथ को स्टार है, ठीक है, ही इज योर हस्बैंड, तो हस्बैंड है तो वो डिमांड करेगा ऐसे सीन करो. आई कांट डू दैट. मैं शायद कंफर्टेबल नहीं थी. तो कुछ 1 or 2 months आई हैड अ डिस्कशन विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली. नानी के साथ भी बात हुई, उन्होंने बोला कि तुझे करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो ही नहीं कि तुम ये सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो. तो मैंने बोला हाँ नहीं हूँ और मैं नहीं कर सकती. सो आई डिसाइडेड आई बैक आउट. विद इन अ मंथ और सो आई बैक आउट. जनवरी का एंड हुआ था, मैं नवंबर में मिस इंडिया बनी, जनवरी के एंड में आई डिसाइडेड दूर रहो, नहीं हो सकता. And then I remember I got a call from BJP office. हम बाद में जाएंगे, एक पहले क्वेश्चन है. हाँ, ये सही स्टोरी है या फिर आपके पेरेंट्स का प्रेशर था कि छोड़ दो? पेरेंट्स का बिल्कुल प्रेशर नहीं. They were supportive. They were supportive. Wow. They They wanted to go ahead. Yes, हम they नहीं भी still जाएंगे. say go. They still say. They still say if you want to go, go. I have no. मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो मुझे मेरे को, मेरी सिस्टर को किसी चीज के लिए नहीं रोकते. Okay. कभी नहीं रोकते. बट आई फील और सारे पेरेंट्स ऐसे, मोस्टली ऐसे पेरेंट्स होते हैं, काफी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और मोस्टली पेरेंट्स बोल देते हैं, अलाउ कर देते हैं. तो मेरे पेरेंट्स आज तक उसी माइंडसेट में, बेटा करना है कर. मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, अब मैं रिस्क लेने जा रही हूँ, कर. इस उम्र में आके रिस्क ले रही, कर. सो दे लाइक वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव. But you know what?
I'll ask you a tricky question. I had the fortune of interviewing one of the current Miss Indias as well. And I asked a similar question in a similar situation. It's been 5 months that she's been crowned. She said, if you want, you can continue this journey and you can have people be at an arm's length as well. जो आपका डिस्कम्फर्ट था उसने बोला कि कर सकते हो, अगर आपको जर्नी करनी है आप दूर रख के कर सकते हो. तो wasn't that a part of the game or it was maybe your age? अब नाउ वो कौन सी कंपनी से थी? अब मुझे नहीं पता. मिस वो अर्थ. हाँ, सो आई टेल यू, बहुत कम कंपनीज होती हैं जो ऐसे लाइमलाइट में आपको आगे ले जाती है. ठीक है, हर गली में भी मिस इंडिया बन रही है. Okay. आई वुड से दैट RWA का कुछ फंक्शन होता है, मिस इंडिया, मिसेज इंडिया बन रही है, मिस सोसाइटी बन रही है, हर जगह बन रही है. मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ. इट्स लाइक कि कंपनी टू कंपनी भी बहुत वेरी करता है. अगर छोटी कंपनी बड़ा होने के आड़ में एक मिस इंडिया बना रही है, Okay, I got it. तो वो बड़ा होने की आड़ में बना रही है, राइट? So then they will. उनके लिए आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो दे कैन यूज यू एनी विच वे. नाउ यू हैव टू टेक द स्टैंड कि मुझे नहीं करना है ये. Okay. बहुत ऐसी मिस इंडियाज हैं, बीच में इतनी मिस इंडिया आई, गायब हो गई, मतलब उनको नहीं पहचानते. तुम सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के टाइम से अब मानुषी चिल्लड़ को जाने हो. See, there is money in him also, to be very honest, right? Money here means to sustain, you have to pay. There are times like that when you also have to pay. Okay. Otherwise तुम्हें क्या फिल्म मिलेगी? There are a lot of I would say इतनी न्यूज आती हैं कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, प्रोड्यूस करना पड़ता है फिल्म किसी एक्टर के साथ काम करने के लिए, किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए. You have to pay. आप कैसे मतलब एक फिल्म में आप एंट्री ले लो? इट्स नॉट, नेपोटिज्म भी एक वर्ड होता है यार. और वो बहुत सर, आई थिंक, आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा होता है. जो नेपो किड्स होते हैं उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है. दो उनके लिए भी सिचुएशंस नेगेटिव और पॉजिटिव में होती है, बिकॉज एंट्री इजी होती है उनके लिए. हाँ, बट सस्टेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि मेरे फादर या मेरे मदर की रेपुटेशन एट स्टेक है. मतलब ये नेपोटिज्म जो मैं कह रही हूँ, इट्स नॉट ओनली इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, आई वुड से एवरीवेयर. मेरे फादर अगर किसी स्कूल में हैं, वो उनके साथ एसोसिएटेड है एक ग्रुप के साथ, और मैं वहीं पे पढ़ रही हूँ, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे मेरे बाप की इज्जत बचाने के लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं. मैं अगर कैंटीन भी जाती थी तो लोग पूछते थे, अरे क्या हुआ दीपक सर, टिफिन नहीं बनाया सुबह सुबह. तो ऐसा होता था. तो हमें ये नेपोटिज्म हमेशा हम नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इट्स both ways. Yeah. Then you got a call from BJP. That was the turnaround. Yeah. So वहाँ लगा मुझे, okay, अभी मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, because that was getting related. किस काम के लिए आया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Okay. So headquarters से कॉल आता है, and now I've backed out from Glamour on Miss India. Right after that you get a call. Yeah, within few days. क्योंकि थोड़ा हाइप बन चुकी थी, मतलब इंटरनेट पे काफी आ गया था, लाइव टीवी पे भी आ गया था, न्यूज में भी काफी आया. मुझे लगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अगर मुझे कॉल आ रहा है, इफ आई एम बीइंग द सोशल वॉइस, तो वो मेरे लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेट करेगा, कि मैं ऑलरेडी लॉ कर रही हूँ. वुमेन्स राइट पे, चाइल्ड राइट पे, औरतों के हक के लिए बात करना, ये शायद थोड़ा अच्छा रिलेट करेगा. अगेन आई वाज, you know, I took my father and my mother everywhere I went. Okay. आज भी आने वाली थी, वो नहीं आ पाई और वो नाराज हो गई मुझसे. सॉरी मम्मा. सो पापा हमेशा साथ जाते थे everywhere. मैं उनको बोलती थी यू हैव टू टेक छुट्टी और मेरे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं शायद अपने आप को ऐसी इंडस्ट्री में सेफ फील नहीं करती थी. Okay. मुझे नहीं पता था कि बॉलीवुड अगर थोड़ा सा मेरे लिए ऊपर नीचे है, तो मे बी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा वैसा होगा, बिकॉज गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स तो एक ही बात है ना. तो आई फील, फिर जब वहां से कॉल, क्या काम किया आपने? कॉल आते ही पहले तो हर जगह से जाओ, गुलदस्ता लेके वापस आओ. ओके, ठीक है. But then that means they saw a Miss India. Yeah. ये फेस यूज हो सकता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. See, आप एक टैग ले लेते हो, आप एक प्रोडक्ट बन जाते हो, फिर सारी कंपनीज, चाहे गवर्नमेंट चाहे कोई भी, आपको बुलाता है. Okay. जितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है,
आपका चेहरा यूज होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक एक्टर का जो जमा पूंजी है वो उसकी बॉडी है, तो उसको बॉडी को अच्छा रखना पड़ेगा क्योंकि वो तभी पैसे कमा सकता है। सो इट्स जस्ट दिस। बट आई गॉट एसोसिएटेड विद नेशनल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक्चुअल काम पे, लाइक लाइव ग्राउंड पे लेके आए। लेके आए। Okay. मुझे नहीं पता था जब आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बंदे हो तो आप सच में कोई नेक काम कर रहे हो, बट उनको देख के मुझे लगा कि यस, ये समथिंग actual गुड इज हैपनिंग। व्हाई द रीजन वाज, उस 6 महीने में, 6 से 7 महीने में मैं गांव विजिट करती थी, रेप विक्टिम्स को देखती थी। 9 साल की बच्ची जिसका रेप उसके मामा ने किया है, उसको नेकेड देखना, उसे बचाना, उसकी मम्मा, सो द थिंग वाज कि उनकी मम्मा का आई थिंक डिवोर्स हुआ था, वो अपने घर अपनी 9 साल की बेटी को लेके आई थी, उसके मामा ने उनकी बेटी के साथ रेप किया और मदर कुछ बोल नहीं पाई। हमने ऐसी बच्चियों को बचाया है, हमने ऐसी मदर्स को जॉब दिलवाई है, एनजीओ में रखा है उनको। तो जब तरुण चुग जी ने ये काम किया और मैं वहां थी, तब मुझे लगा कि ये अब नेक काम है। यहाँ अगर आप एज अ प्रोडक्ट भी यूज हो रहे हो, आपका फेस यूज हो रहा है, होने दो। मिस इंडिया आई है मुझे बचाने के लिए, और अगर वो ये कह रही है कि मेरे को यहाँ से उठ के एनजीओ जाना है, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, तो अच्छी बात है, फिर मैं प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हूँ। देन आई बहुत उस टाइम पे मी टू आया था, उसके ऊपर हमने काफी बातचीत करी। बहुत रेप केसेस जब हमने एक गांव में विजिट किया, रेप केस को सॉल्व करने की कोशिश करी। उस बेचारी का ऑलरेडी रेप हो चुका है तो मैं उसको क्या सेव करूंगी। कम से कम 30 से 35 ऐसे केसेस थे जहां सर के साथ मैं गई, मैंने विजिट किया और उनको बचा के हम वापस लेके आए समहाउ, जो हमने कोशिश करी। जब मैं वापस आती थी मुझे तब एक अवार्ड मिलता था। वो अवार्ड आज तक मेरे साथ है और वो मुझे लगता है कि ये मिस इंडिया से भी शायद बहुत बड़ा अवार्ड है। सो ऐसे करके मेरे पास 48 अवार्ड्स इकट्ठे हैं, मेरी पूरी वॉल है। मैं अगर अब मेरे ऑफिस में भी, मेरे को पता है, मैं साइड में उसको रखती हूँ, उसको देखती हूँ जब भी कोई डीमोटिवेट हो रही होती हूँ कि नहीं यार, तूने नेक काम किया है, तूने उन औरतों को बचाया है, तूने मैं कहती हूँ रेप होने से नहीं बचा पाई, बट एटलीस्ट थोड़ा सा लेट हम जरूर पहुंचे क्योंकि हमें बाद में पता लगा, बट थोड़ा हेल्प हमने किया उनकी। सो आई थिंक या वो फिर टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। आपको नहीं लगता ये सारे अवार्ड्स के पीछे मिस इंडिया वाले क्राउन का बहुत बड़ा रोल है? डेफिनेटली मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं फेमिना से नहीं बनी हूँ, मैं ग्लैमॉन से बनी हूँ, मैं उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरा उसमें हार्डवर्क बहुत था। वो ऑपरेशन इजी नहीं था क्योंकि कहने के लिए 15 दिन पहले मेरे पैर पे कौन का कट था, कौन तो टेप से भी उतर जाता है, बट देन टू डॉक्टर ने पूरी उंगली का वो कट करना इम्पोर्टेंट समझा। 15 दिन का वो गैप जिसने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मैं कहती हूँ एक वो मामूली सा ट्रेनर नहीं था जिसने मेरी मदद करी थी। मैं उसको अगर भैया बोलती तो वो लिटरली एक टांग से मुझे उठा के लेके जा रहा है। मेरे को किसी जिम में एंट्री नहीं मिलती थी, तो वो मतलब है छोटे छोटे स्ट्रगल्स बट हैं बहुत बड़े। फिर वो मुझे लिटरली, वो और उसकी वाइफ और मेरे डैड मेरे को गोद में उठा के एक टांग को साइड पे रख के दूसरे टांग के साथ मेरी नीचे रखा है, देन एक्सरसाइज हो रही है, ओनली वन लेग इज गेटिंग ट्रेन। आपको डाइट में देखना है, कंट्रोल करना है, जबकि आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन में आपकी पूरी डलनेस हो जाती है, बट उसके बाद भी आपको थोड़ा अपनी बॉडी, अपना स्किन सबका ख्याल रखना है। डेफिनेटली वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आई रिस्पेक्टेड, पर कहीं ना कहीं वो लाइन मेरे लिए नहीं थी और मैं उस लाइन के लिए नहीं थी। यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, आई वुड से। Correct. And so your love for, I think, impacting people on the grassroots began, or I would say, निकल के वहां से आया बेटी बचाओ। हाँ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आया, बिकॉज किसी को भी अपने हक के लिए बोलती हुई औरत अच्छी नहीं लगती, हाँ। राइट? ये लगता है अगर औरत ने अपने हक के लिए कुछ बोला तो या तो उसके कैरेक्टर पे बात उठती है, बिहेवियर पे उठती है, नेचर पे उठती है। तो और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जहाँ मेरे मॉम ने मुझे हमेशा से ये समझाया, बिकॉज आई हैव सीन माय फादर स्ट्रगलिंग, माय मदर स्ट्रगलिंग। मेरे फादर ने डीएमएस पे दूध बेच के अपना कॉलेज का लाइफ स्टार्ट किया एंड आज वो इतनी बड़ी कंपनी के फाइनेंस एक्सपर्ट हैं।
ही इज द CFO फॉर अ वेरी ग्रेट कंपनी, आई वुड से। वो मेरे लिए एक सेकंड होम है। सो फिर मेरे डैड ने एम्बेसी में एज अ ड्राइवर काम किया। और वहां पे वो जिस IAS के लिए काम कर रहे थे, उनको था यार ये सांप की तरह बनना है। 2 बार IAS क्लियर किया। ड्राइविंग करते करते IAS सीखा, मतलब पढ़ाई करी, IAS क्लियर किया। फर्स्ट टाइम मुंबई पुणे थाना उनका पोस्टिंग भी हो गया। बट देन ही वांटेड कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनको वो ड्रॉप आउट करना पड़ा। सेकेंड टाइम इंटरव्यू में वो अब रह गए कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ। So, tell me one thing, जैसे आपने बताया about 30-40 rape victims you took care of. Most of these were in the grassroots, or I would say in the rural areas or in urban areas as well. मोस्टली विलेज एरियाज, Okay. बट अर्बन एरियाज में भी थे। और बहुत ऐसे केसेस है जो अर्बन के बाहर नहीं निकल के आते, क्योंकि सोसाइटी प्रेशर होता है। वो ये डरते हैं कि अगर मैंने ये बता दिया तो मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, और वो अपनी फैमिली, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको छोड़ने से डरते हैं। Okay. सो आई फील कि अर्बन एरियाज में भी है, हर जगह ही है। रूरल एरियाज वाले पकड़े जाते हैं काफी अच्छे से, अर्बन वालों को झूठ बोलना काफी अच्छा आता है, बच जाते हैं। और सोसाइटी का प्रेशर औरतों को दबा देता है। I would say that. Now tell me about your current project, Integrated Learning Circle. Yeah, so been a year now, not been launched. The portal has been launched. But what is the thought behind it? Yeah. And where did it originate? Okay, so I'm coming out on that. कहते हैं ना कि आपको एक शू में स्टेप करके सामने वाले के उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। I've been a student, I've been an advocate, I've been a professor. मैंने स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट बन के स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझी कि कितना लाइटली आप ले सकते हो फर्स्ट ईयर से लेके। मैंने भी लाइटली ले ही लिया ना, मैं मिस इंडिया में चली गई। पीछे से मेरी पढ़ाई कितनी 1-1.5 साल तक कितनी प्रॉब्लम मेरे को भी फेस करनी पड़ी। मेरे डीबार हो गई, मुझे लगा मैं कॉलेज आऊंगी, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। करा, वेलकम किया, बट मैं डीबार भी हो गई। और मुझे उस टाइम पे भी वही बुली वाला फेस होता था। व्हेन आई यूज्ड टू एंटर द कॉलेज का क्लासरूम, सारे बच्चे एक साइड पे, मैं इस साइड पे। लड़कों को इंटरेस्ट था, मिस इंडिया आ रही है हमारे क्लास में तो मैं इससे फ्रेंडशिप करूं। गर्ल्स को नहीं था, बट सब लोग को लगा कि यार ये क्यों पेपर नहीं देगी, अब इसको डीबार करो। ऐसे तो हम भी जाएंगे मिस इंडिया के कंपटीशन के लिए और हम बोल देंगे हमने छुट्टी लेनी है। सो चीजें थी। अब डीबार हो गए तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, यार मेरी तो पढ़ाई रह गई, चलो ठीक है लाइटली ले लो। इंटर्नशिप्स, जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप इंटर्नशिप नहीं करते। कभी कभी लगता है पापा जरा प्लीज मदद कर दो, किसी दोस्त जो एडवोकेट हो उससे सर्टिफिकेशन ले लो। सर्टिफिकेट ले लिया, छुट्टी के एंड में दिखा दिया टीचर को कि मैं सर्टिफिकेट ले लिया है और मैं इंटर्नशिप करके आई हूँ। बच्चे यही तो करते हैं। CV बनानी आती नहीं थी, पापा प्लीज CV बना दो, तो हर काम के लिए पापा ये कर दो, पापा वो कर दो। सो बच्चे की ये प्रॉब्लम थी। जब एडवोकेसी करना स्टार्ट किया, कंपनी में काम किया, 6 महीने इंटर्नशिप में उन्होंने सिर्फ मुझसे स्टेपल कराए पेपर्स। ये स्टेपल कर दो, ये नंबरिंग कर दो, इस फाइल को वहां रख दो, दैट्स इट। सो माय डैड वाज लाइक, बेटा तुमसे क्या काम कराया अभी 6 मंथ्स में, क्या किया तुमने, क्या प्रोडक्टिव किया, तुम ऑन ग्राउंड गई हो तो अब क्या किया। मैंने वापस स्टेपल किया, बस। लीगली कुछ ड्राफ्ट किया नहीं, क्योंकि ड्राफ्टिंग क्या देंगे। और लकीली अब वो जिनके पास इंटर्नशिप करी है डैड के नोन थे। पापा ने पूछा कि और भाई कैसा है तू, लेट्स सिट ओवर कॉफी एंड समथिंग। तो तू इन लोगों को जरा बस यही काम दे रहा है स्टेपल वेपल का, तो गिव देम सम वर्क ना, सम प्रोडक्टिव वर्क। तो उन्होंने बोला क्या वर्क दूं, इनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है यार बच्चों के। उनको यही नहीं पता कि यहाँ आके ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। मैंने बोल दिया तो इनको कुछ करना ही नहीं आता। दे कैन नॉट डू, दे नॉट केपेबल ऑफ doing anything या एग्जैक्टली कोई सब्सटेंशियल काम नहीं कर सकते ये लोग। आई वाज लाइक यार ये तो बात सच्ची है। 6-7 महीने क्या, मेरे को तो 1-2 साल लग गए। बट देन मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मास्टर्स कर लेते हैं। मैंने पढ़ाई नहीं रोकी, मैं पढ़ाई पे पढ़ाई करती रही। मैंने मास्टर्स कर ली। मास्टर्स के बाद मैंने टुवर्ड्स द एंड रेरा में मेरी सिलेक्शन होती है, रेरा में सिलेक्शन हो गई।
किस हरियाणा में? हरियाणा रेरा सिलेक्शन हो गई एज द लीगल एग्जीक्यूटिव। मुझे यही नहीं पता कि रेरा एक्ट क्या है, बट मेरी सिलेक्शन हो गई क्योंकि मैंने 1 डेढ़ पहले अच्छे से जो भी मुझे पढ़ना था मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर ली, मेरी एग्जामिनेशन में मैंने थोड़े टाइम पहले कर लिया, अब पढ़ाई कर ली, रट्टे पेपर मार दे के दिए। चले गए बेसिकली। कह सकते हो थोड़े बहुत रट्टे मार लिए, थोड़े बहुत समझने की कोशिश करी। अब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बीबीए होता है, ठीक है, तो ये मेरे को पता है, बट अगर किसी कॉलेज में रेरा सिखाया ही नहीं जा रहा, तो उसको कैसे पता होगा? एग्जैक्टली बीबीए साइन हुआ कि नहीं हुआ, मम्मी पापा कोई डील करने जाते तो पता आज ये वाला पेपर है, आज वो वाला, समझ ही नहीं आता कौन सा पेपर है, बच्चों को पता ही नहीं है। आपने रियल एस्टेट एक्ट को जो अब आई तो भले ही 2016 में है, बट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी तक बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में आई नहीं है, तो हमने वो पढ़ा ही नहीं। बट समहाउ जब मैं वहां गई, रेरा का धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, तो नोटिस भेजने से लेके जजमेंट बनाने तक के जितनी भी बिल्डर्स के फाइलिंग थी वो सब हमें संभालनी पड़ी। धीरे धीरे पता चला, इंटरेस्ट आया रियल एस्टेट में, पता चला कि बिल्डर्स कैसे काम कर रहे हैं, एजेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, फाइलिंग्स क्या हैं, इंस्पेक्टर्स वहाँ पे थे, पुलिस डिपार्टमेंट भी था, अलग अलग सेल होते हैं, लीगल सेल अलग है आपका, सारे सेल्स अलग हैं, सो सबके साथ क्यूमुलेटिवली काम करना, समझना उनका बैकग्राउंड। तब देयर वाज वन ऑफ माय मेंटोर जो अब राजस्थान चली गई, उनकी पोस्टिंग हो गई एज अ मेंबर, शी इज देयर। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मतलब वो जा ही रही थी, उससे पहले आई यूज्ड टू एडमायर हर लाइक एनीथिंग। आई वुड से दिस इंस्टेड ऑफ माय चेयरपर्सन, आई यूज्ड टू एडमायर हर। शी वाज द मोस्ट लॉयल वन इन दैट अथॉरिटी। डिपार्टमेंट। या सो मैं उनके साथ आई थिंक 1 डेढ़ घंटा बैठी थी। शी वॉज डूइंग पीएचडी के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं पीएचडी कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं 6 years अपने एक्सपीरियंस के आगे चली जाती हूँ। फिर मेरे को 1 या 2 पेपर देने पड़ते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस होता है, एंड देन यू गेट सिलेक्टेड फॉर द मेंबर्स पोस्ट। आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग। मैंने इमीडिएटली मैम के जाने के बाद पीएचडी के लिए अपना सिनॉप्सिस बनाया और अप्लाई कर दिया। मैं रुकी, लाइक आई सेड, मैं रुकी ही नहीं। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, अभी ये स्टार्ट करना है। मुझे फिर वहां से बैक लेना पड़ा कि अब अगर आप एक गवर्नमेंट अथॉरिटी में काम करते हो और एक गवर्नमेंट के ही किसी टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हो, तो आपकी 2 जगह अटेंडेंस नहीं हो सकती। सो इधर आप पीएचडी नहीं कर सकते या फिर आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी में अटेंडेंस आप नहीं दे सकते, तो बिकॉज वो दोनों चीजें ट्रैक होती है। ओके। अगेन आई डोंट लाइक दिस सिस्टम। आप पढ़ाई के साथ साथ, बेस क्लियर करने के साथ साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, बट ठीक है, तभी तो आपके वो फादर के फ्रेंड ने बोला था इनको कुछ आता नहीं है, तो कैसे आएगा? हाँ। मतलब जब बच्चा पढ़ाई के साथ साथ क्यों नहीं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकता? अगर मैंने स्कूल में पढ़ा या मैंने कॉलेज में मेरी मेंटोर ने मुझे कुछ चीज सिखाई है, तो मैं उसको अगले दिन ऑफिस में जाके अप्लाई क्यों नहीं कर सकती? क्यों? ये क्या, किसने बोला ये सिस्टम यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होती, वहां अटेंडेंस हो जाएगी, एक जगह अटेंडेंस? पहले मुझे ये सॉरी बहुत बुलशिट लगा, बट समहाउ ये रूल है तो मुझे छोड़ना पड़ा। मैं कहा ठीक है। क्या छोड़ा आपने, पीएचडी या रेरा? रेरा ऑब्वियसली, बिकॉज पीएचडी तो मुझे कंप्लीट करनी थी, तभी वहां पे मेंबर की पोस्ट लेके आ पाऊंगी, वरना यहाँ घिसी-पिटी नौकरी कर ही रही होती। एंड देन रेरा जब मैं पीएचडी कर रही थी, तब मैं एज अ प्रोफेसर, बिकॉज आई नेवर वांटेड कि मैं घर पे बैठी रहूं, एज अ प्रोफेसर भी मैंने जॉब किया। प्रोफेसर इन व्हाट? लीगल स्टडीज, जैसे साइबर लॉ पढ़ाई। अगेन वहां पे रेरा था नहीं, ओके। अब रेरा नहीं था तो उन्होंने पीएचडी रेरा में कर रहे थे, पढ़ा साइबर लॉ रहे थे? साइबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, यही सब पढ़ा रही थी उस यूनिवर्सिटी में। प्रैक्टिकली पढ़ा रहे थे या थ्योरेटिकली? मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट था, जिससे टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई, एंड टीचर्स विद इन 1 सेमेस्टर चाहती थी इसे हटाओ यहाँ से, ये जो नई आ गई है ना, इसको हटाओ। बिकॉज मेरे पढ़ाने का तरीका था लेट्स जस्ट सिट इन द कैंटीन एंड जस्ट हैव अ डिस्कशन। ऐसा मेरे को पढ़ाना लगता था कि मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल चीजें दे रही हूँ, इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज अगर किसी फेक अकाउंट ने तुम्हें ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हैक कर दिया, फिर क्या करना है? तो मैं वो प्रैक्टिकली करने की कोशिश करती थी, मैं वो चीज अप्लाई कर ही रही थी। अभी 1 सेमेस्टर हुआ ही था कि दे ऑल वांटेड इन द स्टाफ रूम जस्ट चक हर आउट, सो दे हैड टू डू समथिंग कि भाई अब इसको हटाओ। फिर मुझे लगा यार मैं क्या करूँ, ये इन आंटियों के साथ बैठकर यहाँ पे किसकी सास ने क्या बोल दिया, किसके खाने में नमक कम था, ये थोड़ी डिस्कस करूंगी। प्रोडक्टिविटी तो है नहीं यहाँ पे, ना मैं बच्चों को कुछ अच्छा ज्ञान दे पा रही हूँ।
सो दिस इज हाउ इट गॉट टर्न्ड अप। फिर मैंने वो चीज स्कोर भी ड्रॉप कर दिया। तो अब मुझे लगा व्हेन एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं यूपीएससी भी देती हूँ। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बैठी, अगेन आई वेंट टू वन ऑफ द सेक्टर्स, वहां पे मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं क्लासरूम में गई। वहां के क्लासरूम में ऑल एज ग्रुप पीपल वर देयर। तब मुझे लगा यार ये करेक्ट, ये मतलब आपकी कोई सीखने की कोई उम्र नहीं है। मुझसे छोटे भी वहां पर हैं, मुझसे बड़े भी वहां पर हैं, डिफरेंस नहीं पता चला था किसकी क्या एज है। सब बराबर के हैं, सब बैठे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और सर भी कर रहे हैं। तो इट वाज अ गुड ऑल टुगेदर थिंग। बट धीरे धीरे लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट वहां से धीरे 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 हटता गया और मुझे लगा कि कुछ कुछ खुद का स्टार्ट करना है। मैथ्स में मैं इतनी अच्छी थी नहीं। एचसीएस का पेपर बीच में आया था यूपीएससी से जस्ट पहले, मैंने पेपर दिया, मैं मैथ्स में 1 मार्क से रह गई। सो माय डैड वाज लाइक बेटा 1 मार्क से रह गई है, गुड, नेक्स्ट टाइम दोबारा कर ले, क्लियर कर लेगी। मैं कहा मैं टाइम ही वेस्ट कर रही। बोला हाँ, जिसके लिए इतना किया, अभी तुमने मतलब नौकरी छोड़ दी है, तुम्हारी उम्र की लड़कियां घर हाथ पे क्या मेहंदियां लगा रही है, कर लो भाई, अब फटाफट करो। हाँ, मुझे लगा यार नहीं नहीं ये नहीं करना, समथिंग एल्स, व्हाट डू यू वांट टू डू। तब एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिकॉज पेरेंट्स चाहते थे अभी बस करो, अभी सेटल हो जाओ। मैंने कहा व्हाट इज सेटलमेंट, यू वांट मी टू गेट सेटल्ड व्हेन आई एम सेटल्ड ऑन समवन एल्सेस बिजनेस या समवन एल्स इनसाइड दैट फैमिली। वो ससुर ने या पति ने जो कमा लिया, अभी मैं वहां जाऊं और उसकी गोद में बैठ जाऊं, दैट्स इट यू वांट। सो माय डैड वाज लाइक वो थे है तो नहीं ऐसे माइंडसेट के, अभी वो क्या बोले, ही सेड बेटा क्या चाहिए तुमको। मैं कहा इंस्टेड में वहां जाऊं, उसके माँ बाप की पूरी सेवा करूं, घर पे रोटियां बनाऊं, थोड़ा आप लोग की कर लेती हूँ। सर अरे बेटा बट यू नो अबाउट टू गेट 27, तो क्या करोगे, अभी शादी करनी है, सब कर। मैंने कहा तो कहाँ लिखा है ये कि 27 28 की लड़की को अब शादी कर देनी चाहिए। कोई नहीं, अभी 27 की होंगी ना, अभी टाइम है। वो कुछ टाइम था, कमरे में आई, लगा भाषण तो दे दिया, अब कुछ करना है। सो मैंने एज अ स्टूडेंट जो चीज फेस किया, मैंने एज एडवोकेट जो चीज देखी, एज प्रोफेसर जो चीज देखी, मैंने कहा स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिकली एक्सपोजर तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे तो सीवी बनाना नहीं आता, एक्सपोजर कैसे मिलेगा, कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है किसी के पास अगर जा रही हूँ तो, क्योंकि मैंने कभी डे 1 से किया ही नहीं, देखा ही नहीं ना किसी को करते हुए, नहीं किया। मैं कोर्ट नहीं गई। अच्छा, अब कोर्ट में जो चीजें समझनी चाहिए वो मुझे सिर्फ एक भाषण से समझ में आ रही है, जस्ट इन वन क्लास, वो वैलिड नहीं है। टीचर जो है वो अलग तरीके से पढ़ा रही है, एडवोकेट तुम्हें अलग तरीके से बताएगा। फिर लगा कि एज अ प्रोफेसर क्या प्रॉब्लम होती है, प्रोफेसर की सैलरी इतनी कम होती है, उसको ये लगता है यार सैलरी तो बढ़नी चाहिए, ट्यूशन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ सोर्स ऑफ इनकम मुझे मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। चलो ठीक है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब लगा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा पोर्टल बनाती हूँ जहाँ ना मैं बच्चों को इस चीज के लिए हेल्प करूं कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अगेन दोज डम फ्रेंड्स ऑफ योर्स कि भाई तू क्या कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट एनालाइज करो कि तुम्हें क्या करना है। तो एक ऐसा माय भाभी शी इज देयर इन यूएस, तो उनसे हम रात को मैं ऐसी नॉर्मल हेलो हाय कर रही थी। सो शी सेड कि हमारे यहाँ पे ना, वो ऐसे ही एक डॉक्टर की बात स्टार्ट हुई, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात स्टार्ट हुई। जो टेस्ट है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर है जिन्होंने एक ऐसा टेस्ट निकाला है जो आपका बिहेवियर पढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर खून से डर लगता है, मैं सर्जन नहीं बन सकती क्योंकि मुझे फोबिया है उस चीज से, तो आई कैन नॉट डू दैट। मैं एक डाइवर नहीं बन सकती अगर मैं पानी से डरती हूँ, तो मैं पानी में ही नहीं जा पाऊंगी, तो डाइविंग तो बहुत दूर की बात है। तो वो आपकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर को, आपके नेचर को एनालाइज करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के साथ, और फिर आपको वो एक एआई जनरेटेड रिपोर्ट बना के देते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। इंडिया में लोग बच्चे को जज करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने सम आएंगे, इस डायग्राम के बाद ये डायग्राम के बाद तीसरा डायग्राम क्या होगा, इस चीज में लॉजिकल चीजें दे देते हैं, एक पूरा पैराग्राफ देते हैं, बोलते हैं इन 4-5 क्वेश्चंस का आंसर दो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सीयूईटी में जब मैं टीचर थी तो मैंने देखा कि सीयूईटी के जो बच्चे टेस्ट दे रहे थे उनके मैथमेटिकल चीजें भी थी,
उसके बेसिस पे अब ये डिपेंड होगा कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे। अगर वो मैथ्स में कमजोर है पर वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, आगे आने वाले टाइम में वो इतना बड़ा फाउंडर बन जाएगा, तो वो आपको रखेगा अपनी कंपनी में अंडर। सो फिर आई वाज लाइक यार ये चीजें तो हैं, इंडिया में नहीं है, बाहर है। सो somehow आई ट्राइड कि मैं बाहर से थोड़ा सा उसको रीड करूं, उस पर थोड़ा रिसर्च किया मैंने। मैंने सोचा इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इंडिया में इसे लेकर आते हैं। सो मैंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया, उसमें कुछ क्वेश्चंस डाले, कुछ ऐसे मॉडल्स यूज करे जो इंडिया में भी नहीं है। अब कोई बच्चे नहीं कर ने रहा अभी। अब बिग 5 मॉडल्स ऐसे हैं, ओशन है, राइसैक है, ये सब मॉडल्स पे क्वेश्चंस जो बने हुए हैं वो इंडिया में नहीं है, बच्चे को जज करने के लिए नहीं है, और वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है। थिंग्स दैट यू लव, हाउ विल यू रिएक्ट इफ योर पेरेंट्स हैव सेड समथिंग सर्टेन टू यू, या हाउ विल यू रिएक्ट अगर आपके बॉस ने आपको एक सर्टेन चीज बोल दी। बहुत सिचुएशनल बेस्ड है, बट आपकी कैरेक्टर को, आपके माइंडसेट को पढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं। And how is it useful? Okay, so those questions will let us know how your mind is going to react in a certain way, Okay. right? कोई एक पर्टिकुलर ऐसा सिचुएशन बोल सकते हो, या ऐसा मतलब आपके मैथमेटिकल चीजों पे या आपके जर्नल नॉलेज पे, उस टाइम का प्रेसिडेंट कौन था, हिस्ट्री में इस टाइम पे क्या हुआ था, इन सब के बेस पे नहीं है, राइट? जैसे हम कभी कभार कहते हैं आलिया भट्ट थोड़ी डम है, ठीक है वो बहुत बड़ी एक्टर है, तुम बन के दिखाओ ना, तुम एक, उसने बेचारी ने वर्ड बोल दिया होगा, तुमने उसको पकड़ लिया। सो इन सब चीजों को साइड में रखे, हाउ यू आर, व्हाट यू थिंक, आपका नेचर क्या है, आप कौन से प्रेफरेंस को बिलोंग करते हो, आप कौन से करियर को चूज कर सकते हो, उस पे डिपेंड करता है। सो कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके एक रिपोर्ट जनरेट होगी, एंड उसके बेसिस To पे make आपके करियर चॉइसेस होंगे। अब ना मुझे लगा अगर मैं ये बना रही हूँ तो मैं तो एक स्टार्टअप होंगी ना, मेरे स्टार्टअप पे कोई कैसे बिलीव करेगा कि श्रेया ने बोला है, ये क्वेश्चन का आंसर ये मिल रहा है और मैं ये करियर में जा सकती हूँ, कौन बिलीव करेगा? सो मैंने इस चीज को अब डॉक्टर्स के पास, आई टुक दिस टू डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट काउंसलर्स इन इंडिया। दे सेड इट्स अ वेरी गुड मॉडल, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी, एंड वी वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने टेस्ट दिए, खुद समझा, तो मैंने बोला आप मेरे साथ एज एन एडवाइजरी बोर्ड में आओगे, लाइक ओके। सो आई गॉट रेडी माई वन ऑफ द सेगमेंट्स व्हिच इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये रेडी हो गया। अब मुझे लगा मैंने बच्चे को तो बता दी तेरे में कमी क्या है, ये एक चीज पूरा हो गया। अब कमी बताने से क्या होता है, कुछ तो मैं भी उनकी हेल्प करूं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मैंने मेंटोर्स इकट्ठे करे, कुछ टीचर्स इकट्ठे करे, जो उनकी कमी को समझ के, जब उन्हें पता लगे कि मेरे अंदर ये पर्टिकुलर करियर में फॉल करने के लिए ये चीज की कमी है, मेरे ड्रॉबैक्स यहाँ यहाँ लाए करते हैं, तो मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकूं। Okay, that particular skill. एग्जैक्टली वो जो पर्टिकुलर स्किल उनमें मिसिंग है ना, उस चीज को मैं सिर्फ उस बच्चे को पॉलिश करना चाहती हूँ, उसे एक हेल्पिंग हैंड देना चाहती हूँ, और उसे करेक्ट इंडस्ट्री मेंटोर के साथ जोड़ना चाहती हूँ। सो देन मैंने उनको मेंटोर्स के साथ, मैंने मेंटोर्स को बोला आप मेरे साथ ऑनबोर्ड आ जाइए, एंड आप जो अपना काम कर रहे हो, जैसे फाउंडर भी हो तो आप जो अपना काम कर रहे हो करते रहो। आपको भी तो एम्प्लॉयज की जरूरत है ना, आपको इंटर्न्स की जरूरत है, डू नॉट पे देम, बिकॉज आप जब किसी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्टार्टअप है, जब आप एक स्टार्टअप लेके मार्केट में उतरते हो तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी टीम होती है। सो यू नीड अ टीम, आप सारे डिपार्टमेंट के काम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। सो उस टीम के लिए मेरे पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि मैं उन्हें सैलरी प्रोवाइड करूं, राइट? तो मैंने बोला, मैंने ये चीज सोची कि यार जो फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जिनको इंटर्न्स की भी जरूरत है, और इंटर्न्स उनका काम अच्छे से हो जाएगा। आज मेरी कंपनी में 4 से 5 ऐसे इंटर्न्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, बट अमेजिंग काम कर रहे हैं, अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बाकी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। फाउंडर्स यहाँ पर आके रजिस्टर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे इतने स्लॉट इतने डिपार्टमेंट में खुला है, प्लीज यू आर वेलकम हियर। स्टूडेंट्स को मैं उनके साथ कनेक्ट करूंगी, उन्हें बोलूंगी कि तू पढ़ तो रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले। यहाँ वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेगा, फाउंडर के साथ काम करेगा, उसकी टीम में काम करेगा, स्क्रैच से काम करके अपनी स्किल्स वहां डिस्प्ले करेगा। फाउंडर के पास क्या होगा, सारी चीज उसने डेलीगेट कर दी, अब उसे सिर्फ बताना है। फाउंडर इनिशियल लेवल पे आपके साथ हमेशा रहता है, बिकॉज उसको ये होता है कि मेरी कोई प्रोडक्ट है या मेरा कोई चीज मार्केट में आना है तो वो खराब ना हो जाए,
तो वो आपके साथ 24/7 रहेगा, उसकी निगरानी रहेगी. सो इवन इफ यू आर गोइंग अ लिटिल रॉन्ग, वो आपको करेक्ट कर देता है. सो आई फील दैट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसको हम इस तरीके से लेके जाते हैं, बच्चा स्किल भी हो जाएगा, फाउंडर की भी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, बच्चे को भी स्किलिंग तो मिल जाएगी. प्रैक्टिकल स्किल है, यू आर नॉट ट्रेनिंग देम. It's not, I don't have an incubation center or probably a center where I am having teachers with me और मैं उनको बोल रही हूँ कि ट्रेन करूँ. No. I feel हर एक घर, हर एक ऑफिस ये एक ट्रेनिंग सेंटर है. स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स गवर्नमेंट भी तो चलाती है बहुत सारे. चलाती है, बट क्या उसमें एक्चुअली में स्किलिंग हो रही है? नहीं होती उसमें स्किलिंग, ओके. बिकॉज सारे स्कैम्स वहीं से स्टार्ट होते हैं. जैसे अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं. उनको क्या होता है, जैसे अगर सपोज मेरे बाप दादा ने मुझे बहुत अच्छी जमीन दे दी है, तो मुझे गवर्नमेंट को क्या दिखाना है? जमीन है, सेंटर है, बच्चे में इकट्ठे कर लूंगी, इस बच्चे के इतने पैसे लगने हैं, गवर्नमेंट मुझे दे दे. क्या होगा? ज्यादा इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे. यूजुअली ऑल द मेन आर रूलिंग दिस कंट्री. इनफैक्ट दीज किलिंग थिंग्स ऑल्सो, वन बॉटल एंड द अदर पर्सन इज सेट, कि आपने जो बोलना है उसी के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्टर आता है वो उसके अकॉर्डिंग लिख के चला जाता है. नहीं हो रही. कहाँ स्किलिंग हो रही है सर? कहीं नहीं हो रही है. और ये तब मुझे पता चला, नॉट जस्ट इन न्यूज एंड ऑल, जब मैं एक्चुअली में इनके केसेस संभाल रही हूँ. हाँ, तब पता चल रहा है. आई हैव इन दिस, लाइक व्हेन आई वाज कमिंग इन द इंडस्ट्री, इवन बिफोर दैट, 1-1.5 महीना मैंने एज एन इंटर्न इनिशियली भी काम करा ऐसे कंपनीज में जहाँ पर मुझे काफी अच्छा पता चला कि रियल लाइफ की पिक्चर ये है. फिर एज अ लीगल एडवाइजर मैंने अपने यूपीएससी के टाइम पे 1 or 2 मंथ्स किसी कंपनी के साथ आई गॉट एसोसिएटेड. मैंने उनका देखा, कहीं कोई स्किलिंग नहीं हो रही है. प्राइवेट कंपनी में फिर भी हो रही है. सम आई वुड से यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स में हो रही है. ओके. क्योंकि उनके जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे आपको टीचर्स अवेलेबल है. टीचर्स आपके पास ऑलरेडी है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, बच्चे आपके पास ऑलरेडी है, वो बच्चे स्किलिंग ले रहे हैं. तो यहाँ जब हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो आपकी स्किलिंग स्टिल हो रही है. प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर चीज की स्किलिंग कराते हैं, गवर्नमेंट का स्किलिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एनएसडीसी का कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं. इट्स ऑल फेक. इट्स ऑल फेक. व्हाई इज द चेयरपर्सन स्टिल इन द जेल? तो वो इसी रीजन से है, बिकॉज थिंग्स आर कमिंग आउट. अब एक चीज बताओ, क्रिटिकल. Why is skill-based learning so important? Why are you pushing it? So skill based learning इसलिए important है if you want to really do something in your life. Because ये डिग्री पेपर पे बोलती है, रियल लाइफ पे नहीं बोलती. आपने वो देखी किस्मत कनेक्शन, शाहिद कपूर की मूवी? हाँ देखिए है ना. कितना तो वो पढ़ लेता है, उसके पास हजारों डिग्रीज होती हैं, तो वो सारी डिग्री ना फ्रेम करा के वॉल पे लगाने के लिए बहुत अच्छी लगती है. बट प्रैक्टिकली अगर आपको पता ही नहीं है ना कि आपको करना क्या है, तो आप जितना भी पोजीशन तो आपको मिल जाएगी. मैंने आईआईएम से पढ़ाई करी, आईआईटी से पढ़ाई करी, एनएलयू से पढ़ाई कर ली, मुझे डिग्री मिल गई और मैं एक अच्छे उसमें पहुंच गई, एक लेवल पे पहुंच गई. पर मुझे अगर प्रैक्टिकली पता ही नहीं है, पोजीशन तो मैंने ले ली. अब कितने ऐसे होते हैं, हम भी होते हैं यार, हमारे बॉस को तो अक्ल ही नहीं है. क्यों नहीं अक्ल? क्योंकि आईआईएम से पढ़ के वो बॉस तो बन गया, अब उसको कंपनी चलानी नहीं आ रही, तो कुछ टाइम के बाद तो वो शट डाउन हो जाएगी. तो आपको प्रैक्टिकली चीजें समझनी स्किल से ही आएगी, स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ही आएगी. आपको वो ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा. तो इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू यू कब से स्टार्ट करनी चाहिए किसी को? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. ओके. मैं अगर ये बोलूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस स्कूल से स्टार्ट हो जानी चाहिए. 11th एंड 12th के लिए थोड़ा मुश्किल है, या आई वुड से 10th एंड 12th के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बोर्ड ज्यादा आते हैं. 11th में तो कर ही सकते. 9th 11th में आप कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर लो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, कैसे करेंगे? बच्चों को सीवी का मतलब नहीं पता, बच्चों को यही नहीं पता मुझे सीवी बनानी कैसे है. पर अब जब मैंने आईएलसी स्टार्ट किया और मैंने अपनी R&D टीम इनिशियली ढूंढनी स्टार्ट करी, मेरे पास बच्चे ब्लॉग्स लिखने के लिए आए ऑफ क्लास 9th, एंड आई वाज सो हैप्पी कि बच्चे क्लास 9th में ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं. तो मुझे लगा कि आज की जो जनरेशन है वो काम करना चाहती है, शायद उन्हें वो करेक्ट पाथ नहीं मिल रहा है. आई हैव ऑल जेनजी पीपल इन माई ऑफिस, दे वर्क ब्रिलियंटली. उनको उनके पैशन आई थिंक फॉलो कर देने चाहिए कि हाँ यार, तेरा पैशन ये है तो तू कर. मतलब अगर मेरे पास कोई बंदा आया है काम करने के लिए,
वो किसी और डोमेन पे बिलोंग करता था। मैं ये नहीं देख रही अभी फिलहाल के लिए कि तेरी सीवी देखो क्या बोल रही है, क्योंकि अभी के लिए आप सीवी में कुछ भी लिखते हो, इट्स नॉट वेरीफाइड। ना मैंने बोल दिया मेरे सर 100% आए हैं, आप कैसे कंफर्म कर लोगे मेरे 100% आए हैं? अच्छा एक चीज बताओ, आई हैव एन ओपिनियन दैट अगर किसी को इंटर्नशिप करनी है एंड रियली अपने स्किल्स पे काम करना है, दे शुड बी वर्किंग विद अ स्मॉलर कंपनी रादर देन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू बिगिन विद. Hmm. इज इट करेक्ट? Yes, there's a reason to it. या The reason is कि small companies और even startups, क्यों? क्योंकि like I said, डायरेक्ट फाउंडर या जिसका वो आइडिया है वो आपके साथ काम करता है। बड़ी कंपनी के अंदर आप पूरा हायरार्की चलते हो, तो आपने जो किया है वो उस पर्टिकुलर मैनेजर के पास जाएगी, मैनेजर जनरल मैनेजर को जो भी बोलेगा, फिर शायद सुबह नहीं ऊपर होगा, बोले- अक्सर आप वो स्टेपल ही करते रहोगे जैसे आपने बताया. हाँ यही करते रहोगे, बट वो आपको इन अ काम स्मॉल डेलीगेट कर कंपनी दिया। हाँ, स्मॉलर कंपनी आर वर्किंग विद द ओनर। नाउ एक 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 बड़ी स्टूपिड सी चीज है विच आई सी, आई ऑल्सो गेट कॉल्स कि मेरा बच्चा जो है अब स्कूल वो कॉलेज में है और उसको इंटर्नशिप करनी है, उसको ना बिग फाइव में कहीं, तू जानता होगा, तू तो इतने पॉडकास्ट करता ही हो, कनेक्टेड, वहाँ लगवा दे. एक दो मेरे मित्र हैं, सुन रहे होंगे शायद, उनको मैंने बोला मेरी कंपनी में भेज दे, बेटर ट्रेन कर दूंगा. तो नहीं नहीं, वो ना उनके ना सीवी पे रिफ्लेक्ट करने के लिए वो ना पीडब्ल्यूसी या ब्ला 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 में ले जा. एंड आई वंडर व्हाट द हेल आर दे गोइंग टू लर्न देयर. मैं तो सीधा ऑन द ग्राउंड. गूगल की सर्टिफिकेशन तो आप एक पर्टिकुलर क्या कोर्स कर लो, आपको 2 से 3 मंथ्स में ऑनलाइन में मिल जाता है। हम्म. तो ये चीज तो पेरेंट्स को और बच्चों को खुद समझनी चाहिए ना कि बॉस आप कर क्या रहे हो. पेरेंट्स को समझनी चाहिए सर, पेरेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही है जो आप इस चीज में आपको पुश करेंगे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, बच्चे के ऊपर अपने पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होता, इनडायरेक्टली दूसरे के पेरेंट का प्रेशर होता है। अच्छा. जैसे कि मेरी फ्रेंड ने अगर कुछ बोल दिया कि यार चल हम ये पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और यही करनी है लाइफ में, यही करनी है, उसके ऊपर प्रेशर उसके मम्मी पापा ने बनाया है, अब वो प्रेशर मेरे ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या है, यार मेरी दोस्त साथ में रहेगी। सो आप एक पेरेंट को सबसे पहले, आई वुड से पेरेंट्स के पास शायद आई वुड से कि टाइम नहीं है इतना, वो अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी है। घर की अगर मम्मी घर पे बैठी तो बोल रहे है, हैं कुछ कर रहा है, कर, चलो बिजी तो है. हाँ कुछ तो कर रहे हैं ना लाइफ में। और पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स को ना एनालाइज करना चाहिए कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, भले आप बिजी हो, ठीक है। मैं आई एम नॉट अ पेरेंट, आई एम नॉट टीचिंग एनी पेरेंट हाउ टू पेरेंट बच्चा, पेरेंटिंग नहीं सिखा रही हूँ मैं, बट मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ थोड़ा टाइम। सिखा लो, वो भी जरूरी है. बुरा मान जाएंगे सब लोग बट आई वुड से कि लाइक माय पेरेंट्स हैव डन, मैं तो सिर्फ वही बता सकती हूँ क्योंकि मैंने वही देखा है। मेरे मॉम और मेरे डैड ने हमेशा ये बोला पैशन को फॉलो कर ले। मेरी मम्मा हमेशा कहती है, मेरे को और मेरे मामू को उन्होंने एक ही चीज बोली, काम से प्यार करना, तभी काम तुम्हें इन रिटर्न अच्छा वो देगा, रिजल्ट देगा। मेरे मामू को भी अच्छा रिजल्ट दिया इन टर्म्स ऑफ हिज वर्क, और भगवान करे मुझे भी दे, हम भी अच्छे से चले। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस अच्छी तरीके से थोड़ा टाइम स्पेंड करे, बच्चे को पहले एनालाइज करे। पता है पेरेंट्स के पास बहुत काम होता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दे। आई थिंक वो एक अच्छा पुश करेंगे और लाइट में बच्चे को ना छोड़े, कोई बात नहीं हमारा तो बेटा है तो कुछ भी करे, आना तो इसी बिजनेस में नहीं, सिखाओ उसको। आई वुड से कि हर एक बच्चे को ये चीज सीखनी चाहिए, माँ बाप से ये प्रेशर आना चाहिए कि मैं तुझे मेरा कुछ नहीं देने वाला, तेरे को खुद करना है। जा तू मेट्रो में, कोई जरूरत नहीं है ड्राइवर लेके ऑडी में जाने की, कोई जरूरत नहीं है, खुद जाके खुद करो। आई थिंक ये एक चीज थोड़ा लाड़ प्यार इनिशियल लेवल पे थोड़ा कम कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मेरे डैड ने हमेशा मुझे बोला, लोग ये समझते थे कि मेरे पापा खुद जीडी से रिलेटेड हैं, तो मेरे को ना एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पहले ही पता चल जाते होंगे, कभी नहीं मिले। मैं डी बार भी हुई, मेरे पापा ने बोला आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, गो डू इट योरसेल्फ, गो डू इट योरसेल्फ। लोगों ने मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, उन बच्चों ने, कि हम शायद से इसको पूरा ही बॉयकॉट कर देंगे अगर इसने पेपर दे दिया डी बार के अलग से। मैंने कहा ठीक है। मेरे डैड को मैंने बोला, मेरे पापा ने बोला डोंट कम क्राइंग टू मी, तू मिस इंडिया बनी है, घर से बाहर मैं तेरे फादर नहीं हूँ उस कॉलेज में, मैं तेरा सर हूँ। आई एम इनटू द मैनेजमेंट, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर मेरे थोड़े से भी ऊपर नीचे मार्क्स आए तो आए हैं, इसीलिए जैसे हमने बोला था कि नेपोटिज्म भी अगर हर जगह पर है तो थोड़ा पॉजिटिव भी होता है. नेगेटिव भी लेके चलता है। तो हाँ, आई थिंक फादर्स और मदर्स को एक बच्चे को इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए।
और अगर छूट दे ही रहे तो उन्हें समझना चाहिए कि अगर वो दारू पीने के लिए अलाउ कर रहे हैं, क्या वो वेप पीने के लिए अलाउ कर रहे हैं, पार्टीज में जाने के लिए कर रहे हैं, तो डंडे मार के घर में भी बिठा सकते हैं। एक चीज बताओ, जी। नाउ इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड जैसे गूगल की सर्टिफिकेशन आप बोल रहे हो 2 महीने में मिल जाती है एंड ऑल द ब्ला 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 अ लॉट ऑफ फेक वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दिस, हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर हु इज हायरिंग पीपल, वो उसके सीवी पे देख के तो हायर करना बेवकूफ़ी हो चुकी है, मेरे को ऐसे लगता है, अनलेस यू हैव रेफरेंस पॉइंट फॉर द पर्सन कि जहाँ उसने काम किया तो आप पता कर सकते हो कि क्या काम किया, तो उसके सीवी पे देख के आप नहीं हायर कर सकते, रेफरेंस अगर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, एंड हर काम का कोई टेस्ट तो हो नहीं सकता, हम्म तो 1-2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज में कैसे हायर किया जा सकता है फिर? एक अच्छा फाउंडर सीवी देके कभी आपको हायर नहीं करेगा। काम चलाओ काम मैं कर वही तो रहे हैं, बोल रहा हूँ, हाँ तो कभी नहीं उसको करेगा। देख के हायर नहीं कर सकते, रेफरेंस अगर नहीं है तो नहीं है, तो फिर किस बेस पे आप हायर करो? आई वुड से कि सबसे पहला यही चीज होनी चाहिए कि तेरे को क्या स्किल आती है, तू कर क्या सकता है। आप अपनी स्किल बता दो और फिर फाउंडर का काम है उसको कैसे अच्छे से यूज करना। जस्ट एन एग्जाम्पल, And I'm not only talking about intern, I'm talking about a full-time employee as well. मैं फुल टाइम एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ। मतलब मेरी कंपनी में लीगल एज अ लीगल हेड मैंने जिसको अपॉइंट किया था, आज वो मेरी कंपनी का टेक संभाल रहा है। Okay. क्योंकि मैंने उसको ड्राफ्टिंग के लिए दिया, सब कुछ दिया कि तू ड्राफ्ट कर, एमओयू ड्राफ्ट कर, ये वो। उसने मुझे एक बार बोला, मेरे को वो थोड़ा सैड सा लगा। मैं कहा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, उदास क्यों, नौकरी मिल गई अब तो। मैम वो कुछ नहीं। 3-4 दिन के बाद ना उसको इंटरेस्ट आने लगा जो टेक डेवलप कर रहा था। मैम मैं एक बार ट्राई करूं, मेरा कर। उसने जब ट्राई किया तो वो ट्राई में आज आईटी हेड है मेरी कंपनी में। जिस लड़के ने रियल एस्टेट से अपना काम स्टार्ट किया था, आज वो मेरी कंपनी का पूरा मतलब सारा टेक का जो एडिटिंग एंड सब कुछ है वो सब संभालता है। ही इज इनटू द प्रोडक्शन टीम, ही इज द हेड ऑफ द प्रोडक्शन टीम। कहाँ से स्टार्ट किया उसने? रियल एस्टेट से स्टार्ट किया। वो आज कहाँ है? अब उसको क्या है कि उसकी वो स्किल थी ना, तो हमने वो पहचाना। अब मैं भी उसको ऐसे ही बोलते थे, अच्छा ये कर रहा है चल कॉलिंग कर ले, चल ये कर रहा है चल वो कर ले। आप पहले स्किल पहचान लो, बच्चे का पैशन किस में है, उस पर्टिकुलर इंसान का क्या पैशन है। आई थिंक वो पैशन फॉलो होता है ना, तो आप सक्सेसफुल बनी जाते हो। तो डिग्रीज की वैल्यू सही में खत्म हो गई है? हाँ हो गई है, ऑनेस्टली सर, वन वर्ड आंसर ये है। मैं तो 30 साल से ही बोल रहा हूँ वैसे तो सर हो कि जाएगा। अब आपकी बात सच हो रही है। देखो लोग मानते नहीं है, भेड़ चाल में चलने की उनकी आदत है ना, तो वो मानते नहीं है। Shreya, given you worked in the private sector and public sector both, and given your domain, how serious do you think is the employability crisis in India? लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है and all that. नौकरियां हैं, हाँ। आप सही जगह पे ढूंढ नहीं रहे हो, अच्छा। आई वुड से। दूसरा पहले तो अपनी स्किल्स जो है उसको तगड़ी कर लो और अपने पैशन को फॉलो करो, फिर नौकरी मिल जाएगी। ये फेक डिग्रीज के पीछे भागना शुरू कर दोगे, सिर्फ उस भेड़ चाल में चलते रहोगे, तो कुछ नहीं होएगा। 3 इडियट्स का वो जो एक डायलॉग था ना, जिसमें कि सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी, तो आएगी। अपने पैशन को आई थिंक फॉलो करना ना बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सलेंस है। के पीछे भागिए, तो यही हाँ। बोलता है। अच्छा एक चीज और बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस एंड मे बी इंडिविजुअल्स एज वेल? आई थिंक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है वो सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो स्कूल पे भी डिपेंड करती है। यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, एजुकेशन सिस्टम उसका बाप है, तो वहाँ उनका हाथ दादाजी का होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक कुछ ऐसी नई नई चीज़ें को रिफॉर्म करना पड़ेगा जो कि काफ़ी हो भी रही हैं। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, कॉलेजेस के अंदर जैसे कि स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स आ गए हैं, वहाँ ये ज़्यादा वैल्यू करेगी। गवर्नमेंट को ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो ग्रास रूट से शुरू कर दो। ग्रास रूट से शुरू करो और प्रैक्टिकलिटी किसी प्राइवेट कंपनी को देने के बजाय जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज है उन्हें एसेसिंग बॉडी बनाओ, सो दैट कि वहां से आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकलेगी। बच्चे को ये पता है अभी मैंने क्लासरूम में क्लास अटेंड कर ली है और अब जाके मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हाँ। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट यू नो especially in India or maybe the world, women are mostly seen as कि इनको करियर बनाना है तो विजिबिलिटी फैक्टर में रखो इनको,
and very less in impact, ground level impact. How true is this? विजिबिलिटी में रखो इन व्हाट सेंस? Say Miss India or तो acting? प्रोडक्ट बन गए ना आप। हाँ. हाँ। Or even when it comes to say politics, or when it comes to even companies, they are very seldom are given role which are impactful. सो द क्वेश्चन इज और द टॉपिक इज, उनको एक प्रोडक्ट की तरह डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, सॉरी, सो दैट कंपनी चले, कॉन्ट्रैक्ट्स आए, है ना, शो पीस। यस, दिस इज ट्रू। बहुत कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है कि एक औरत को एक प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सी हाउ इम्पोर्टेंट अ वुमन इज, कि प्रोडक्ट भी वो बन रही है, वरना आदमी का काम नहीं बनेगा। सो हाँ, पर बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो, आई वुड से, सारी औरतों के अंदर ये एक शक्ति होती है, जैसे आप अपनी चीजों को समझो कि मैं घर का काम भी कर सकती हूँ, मैं बाहर का काम भी कर सकती हूँ। एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो घर पे बैठी है तो आप उसको भोंदू समझोगे। मेरी मॉम घर पे बैठी है, बट आई गिव हर द थिंग, मेरे को पता है व्हाट शी इज केपेबल ऑफ। ठीक है, वो शी इज बीन जज इन निफ्ट, शी इज टॉट स्टूडेंट्स ऑफ एवरी फकिंग एज। वो आती है मेरे ऑफिस में, उनको सब पता है मेरे ऑफिस का, एंड शी इज सिटिंग ऑन माई चेयर, शी गिव्स दी ऑर्डर, ये करना है, ऐसे करना है, शी टेक्स एवरीथिंग। घर जाके उनको चावल भी बनाने हैं, रात की रोटी भी बनानी है, मेरे डैड को भी खाना देना है, मेरे डॉग्स को भी देखना है। तो एक औरत सारे रोल कर सकती है, बट हाँ, उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता। बट इट्स नॉट ऑलवेज कि आप फेमिनिज्म की एड में करो। लाइक आई बिलीव देयर आर फेक फेमिनिज्म्स ऑल्सो, बट सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। और हाँ, दिस इज ट्रू, ये चीज कट डाउन हो जानी चाहिए कि औरतें एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट तो होती हैं, बहुत ज्यादा ट्रीट होती है। सो या, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, औरतों को खुद ही बोलना पड़ेगा, और बोलती हुई औरत किसी को अच्छी नहीं लगेगी। जरा ये ज्यादा बोलती है ये, अगर शादी नहीं होगी तो Or किसी की शादी नहीं हो सकती। maybe men feel threatened if they have meaty, impactful role. इट्स नॉट थ्रेटन, आदमी थ्रेटन नहीं होता है, उसकी मेल ईगो जग जाती है। हाँ, वही थ्रेटन हो जाता है ना फिर, जब मेल ईगो जगती है, थ्रेट होता है कि इनसिक्योरिटी होती है, शी इज गोना टेक माय पोजीशन। या यू कैन से दैट, बट आई फील समवॉट ना, वो जो मैं होती है, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरे से ज्यादा कमाएगी नहीं, मेरे से तो ऊंचा नहीं पड़ेगी। अब नाउ लाइक मैं अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे डैड और मैं कभी कभी वी सिट ओवर अ कॉफी एंड वी डिस्कस कि तुझे कैसे लड़के से शादी करनी है। तो मैंने बोला खुद का काम करेगा तो उसको लगेगा कि बीवी तो बिजनेस कर रही है, तो लड़ाई झगड़े होंगे। बिजनेस करेगा तो शायद टाइम क्लैश करे, बट थोड़ा फिर समझ पाएंगे। बाप का बिजनेस करेगा तो लगेगा कि तुम कर रही हो, कभी मैंने कुछ बोल दिया, कभी उसने कुछ बोल दिया। पापा कहते बेटा लड़का ही चाहिए ना, तो आसमान से पकड़ के कहाँ से लेके आऊं मैं। तो मैंने बोला कि बॉयज नीड टू चेंज देयर मेंटालिटी अ लिटिल बिट। ये बोल नहीं सकते कि उनका ईगो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ठीक है आदमी है, ईगो है, ठीक है, बट कब कहाँ कैसे यूज करना है थोड़ा संभल के रहे। और औरतों को भी समझ में आ जाए, एक जो ट्रेडिशन चल रहा है उसको थोड़ा कट करना पड़ेगा कि हमें घूंघट में रहना है या इस आदमी से दबके रहना है। किसी को दबके किसी से नहीं रहना है, इक्वली चलो। और औरत अगर ये चीज का स्टैंड ले लेती है और वो मैरिड नहीं है, मैरिड है तो डिवोर्स तक बात आ जाएगी, और अगर मैरिड नहीं है तो बोलेंगे इस लड़की से शादी मत करो, साफ ये बोलेंगे। और जज करना, आई थिंक ये तो हर सोसाइटी की बात हो गई है आजकल, वो आपको कैसे भी जज कर लेंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे लोग मुझे जज कर लेते हैं कि ये तो डेफिनेटली दारू भी पीती होगी, पार्टी भी करती होगी, घूमने फिरने जाती होगी, क्लब्स वगैरह, और क्या शी मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ बॉयज इन द फ्रेंड सर्कल, जबकि ऐसा नहीं है। तो प्लीज स्टॉप जजिंग। मतलब आप क्यों किसी को जज कर रहे हो, आपको पता तो है नहीं स्टोरी। मैंने बोल दिया कि ये फलाना मूवी बड़ी अच्छी, जाके देखो ना, आप क्या कवर पे देख रहे हो। कभी कभी बुक का कवर अच्छा लगता है, अंदर से वो बुक बोरिंग लगती है, आधी पढ़ के छोड़ देते हो आप। तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, ये सोसाइटी को समझना चाहिए, अगेन समझ रही नहीं है। तो या आई फील दिस ओनली कि सब अपने दायरे में रहो। नाउ टेल मी वन थिंग, मिस इंडिया
Do you think that crown or that journey prepared you for leadership? Yes, somehow it did. It That did. played a very important role in my life. भले ही वो कंपनी अलग थी, सब अलग था, पर मेरी स्ट्रगल रियल थी. हाँ. स्ट्रगल ने बहुत कुछ समझाया, सिखाया, लोगों से बात करनी सिखाई. मेरे आई फील मेरी लाइफ में मैं जहाँ भी गई, सबने कुछ-कुछ चीज़ें सिखाई. व्हेन आई वाज इन रेरा, तो मुझे आदमियों से भी डील करना सिखाया, बिकॉज रियल एस्टेट में मोस्टली बॉयज हैं. और हरियाणा रेरा के अंदर द पीपल अराउंड देयर, कैसे उनके साथ क्या डील करना है, क्या बात करना है. बहुत अर्ली एज में वो एक द श्रेया वाला फैक्टर लेकर आना, क्योंकि आप नहीं कमजोर नहीं हो सकते. व्हेन यू आर देयर, घर से आपने बाहर कदम रखा तो आप सॉफ्ट नहीं हो सकते. लोग आपको कच्चा चबा के खा जाएंगे. मेरी Especially मॉम real कहती है, estate के लोग. हाँ स्पेशली, क्योंकि उनको ये ट्रिक्स पता है कि आपको डील कैसे निकालनी है, क्योंकि ऑब्वियस वो यही काम करते यही हैं, काम करता है. तो उनको पता ही होगा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो माइंडसेट लेके चल रहे हैं. और हम ये नहीं कहेंगे कि ये काम बड़ा या छोटा है. इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ ह्यूज थिंग. तो आपको हर एक चीज से डील करनी आती है. तो शायद आई थिंक वहां पे मैंने ये चीज सीखी, किससे क्या कैसे डील कर रहे हो. थोड़ा बिजनेस ट्रिक्स वहां से सीखी. आई वुड फील पर्सनली भी मेरी लाइफ में जो जो लोगों से मैं मिली हूँ, कभी कभी भी टकराई हूँ, उन्होंने अगर एक एक झटका भी दिया है तो समझ में आया, ओ ये भी होता है, ओ वो भी होता है. तो हाँ, वहां से थोड़ी बहुत चीजें स्ट्रांग बनाई. मिस इंडिया ने लीडरशिप भी सिखाई, साथ में ये भी सिखा दिया कि पास्ट में जितने भी स्कूल लाइफ में जितने लोग मिले थे सारे फेक थे, क्योंकि उसी के बाद सारे वापस, ओ हाय श्रेया, यू रिमेम्बर मी. तो मतलब फिर लगता था कि हाँ, यू नेवर गेव मी गुड मेमोरीज, सो जस्ट गो अवे. ऐसा भी हुआ. सो हाँ, आई थिंक काफी चीजें सिखाई मिस इंडिया ने. So what will you, last question, what if you meet a 19-year-old girl today, any 19-year-old girl, what will you suggest her? I would say, firstly, follow your passion, be consistent, और लोग ज्ञान देने आएंगे, उतना लो जितना लगता है कि आपके पैशन को सपोर्ट करता है. क्योंकि एज अ फाउंडर, इफ आई वुड कम एंड से, जब मैं किसी को पिच देने जा रही थी, बहुत लोगों ने बहुत ज्ञान दिए थे, मुझे डिमोटिवेट भी बहुत किया था. अलग अलग चीजें बोली, एक काम करो, यू शुड विजिट एंड गो टू दिस प्लेस, आपको यहाँ बैठ के ये करना चाहिए, वीडियोस देख लो, ये कर लो, ये काम नहीं चलने वाला, ये काम ऐसे लगा क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो. तो जब पापा से बात करी तब समझ आया. पापा ने बोला कंसिस्टेंट रहो, तुम्हें चाहिए पेशेंस रखो. सो आई थिंक एक 19-year-old लड़का हो या लड़की हो, मैं यही कहूंगी, पहले पैशन को फॉलो करना, उसमें कंसिस्टेंट रहना, हार्ड वर्क जरूर करना. और कोई भी कुछ भी बोले, एक कान से सुनो, तुम्हारी तो जनरेशन ऐसी, दूसरे कान से निकाल दो, दिमाग में मत रखो. ठीक है, पेरेंट्स और जो क्लोज वन और जो फैमिली है, डेफिनेटली उनकी भी रिस्पेक्ट रखो, बट अपना फुट फॉरवर्ड जरूर रखो. और आदमियों को कि औरतों को समझो. Got it. वैसे, by the way, majority of leadership in my organization is all women. सैल्यूट टू यू सर, सीरियसली. बहुत कम समझ पाते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग. Thank you very much, Shreya. It was great talking to you, and we wish you all the very best in what you're doing. थैंक यू सर. Thank you. Thank you. And thank you very much for watching. Do like, subscribe, and comment to our videos. And if you have any question, and if you want to suggest anybody who has a spectacular journey, do tell us in the comment box. Thank you very much.